नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राज्यसभा में पेश की गई वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा। कांग्रेस ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को बताया असंवैधानिक। हंगामे के बीच बोले रिजिजू, कोई भी डिसेंट नोट डिलीट नहीं किया गया। दिल्ली में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल भी रहे मौजूद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा कल। मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो, भारत के 4 एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। LCA 50, आपको बता दें LCA 50,000 फीट की ऊंचाई उड़ने में सक्षम। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में यह ऐलान किया था। नए इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी प्रमुख बातें हम आपको बताते हैं। नई कर व्यवस्था, पुराना टैक्स सिस्टम जारी रहेगा। नया बिल यह स्पष्ट करता है कि पुराने टैक्स सिस्टम को जारी रखा जाएगा, यानी टैक्स पेयर्स के पास पुराने टैक्स स्लैब के साथ अपनी योजना को चुनने का विकल्प रहेगा। तो नए टैक्स बिल की 10 प्रमुख बड़ी बातें हैं। नई कर व्यवस्था, नए टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इससे टैक्स पेयर्स के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सकती है। डिडक्शन और छूट में बदलाव हो सकते हैं। नई व्यवस्था में कुछ डिडक्शन और छूटों में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि HRA 80C पर अन्य लाभों को संशोधन हो सकता है। चौथा है कंपनी टैक्स। यह बिल कंपनियों के लिए भी कुछ नई राहतें लेकर आएगा। नियम पेश कर सकता है ताकि देश में व्यापार बढ़ सके और विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बदलाव हो सकता है। नई प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग के आसान और तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। छठवीं बड़ी बात की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इनकम को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए जो विदेश में भी कमाई करते हैं उनके लिए कर व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। तो नए इनकम टैक्स बिल की ये 10 प्रमुख बड़ी बातें हैं। 7वीं बड़ी बात की अगर हम बात करें तो टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता। नए बिल में टैक्स निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि करदाता को किसी प्रकार की उलझन का सामना न करना पड़े। 8वीं बड़ी बात की हम बात करेंगे अगला कदम, टैक्स व्यवस्था का डिजिटलीकरण। बिल के अंतर्गत भारत में टैक्स प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन सुविधाएं मिल सके। छोटे और मंझोले व्यवसायों यानी कि MSME के लिए कुछ राहत दी जा सकती है, जैसे टैक्स स्लैब में छूट या व्यावसायिक खर्चों को कर में शामिल करने की छूट दी जा सकती है। तो 10 प्रमुख ये बड़ी बातें हैं। और 10वीं प्रमुख बड़ी बात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में टैक्स की छूट। कृषि क्षेत्र से संबंधित कर व्यवस्था में भी कुछ राहत दी जा सकती है ताकि किसानों को और प्रोत्साहन मिल सके। तो नए इनकम टैक्स बिल की ये 10 प्रमुख बड़ी बातें थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत। आपको बता दें कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्हें जांच में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी। इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान 3 दिन से फरार थे। सोमवार को दर्ज FIR के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही थी।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के टिकारिया बादशाही स्थित अवंतिका नगर में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग ने प्लास्टिक और इंक फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक इसकी चपेट में अन्य फैक्ट्रियां भी आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लगी क्या कारण रहा है? सर, ये टिकरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ हमको आग लगने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ियां शुरू में रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं बहुत ज्यादा है तो 2 गाड़ियां और बुलवाई। इस प्रकार हमारी 4 फायर स्टेशनों की 4 गाड़ियां काम कर रही है और टैंकर काम कर रहे हैं पानी के। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं तेज धूप, आपको बता दें, तेज धूल भरी आंधी चलने से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। धूल भरी तेज हवा चलने के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है। अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं तेज धूल भरी आंधी से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देखिए, जैसा पहले भी अनुमान था कि उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अभी चलेंगी और इनकी 2 से 3 दिन तक चलने की है और आज 13 और 14 में इनकी स्पीड ज़्यादा रह सकती है और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और इसके बाद की गति थोड़ी कम होगी, लेकिन हवाओं की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे रात और सुबह की सर्दी बरकरार रहेगी, लेकिन दिन में धूप भी तेज निकलेगी क्योंकि आसमान बादल भी छट जाते हैं और 1 से 2 डिग्री तक वह पूरे उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में गंगा के मैदानों में तापमान, रात के तापमान भी गिर सकते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक का शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई है। केडीएवीसी नगर आयुक्त, एडीएम सिटी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडे ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत 72 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके काम अंतिम चरण में है, इनका हैंडओवर अभी बाकी है। एक मल्टी लेवल पार्किंग जो डीएम ऑफिस परिसर में बन रही है, दूसरा कन्वेंशन सेंटर, और अभी दोनों का काम मार्च तक पूरा होना था। काम थोड़ा धीमा चल रहा है। इस स्थलीय निरीक्षण के लिए डेटा निश्चित, आपको बता दें, स्थलीय निरीक्षण के लिए डेट निश्चित कर ली गई है। साथ ही आगे किन प्रोजेक्ट पर काम करना है, खासतौर पर सेफ सिटी के रूप में कानपुर के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र पुलिस कमिश्नर ने रखा है, उसको इंटीग्रेटेड कर सुरक्षित शहर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ते हुए एक योजना बनेगी। जल्द ही पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना हुआ है। देखिए, आज स्मार्ट सिटी का बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस पर तमाम एजेंडा में डिस्कस किए थे। यहाँ जो कानपुर में फ़िलहाल 72 प्रोजेक्ट लिए गए हैं, उसी पे तो बहुत सारे डिटेल में हम लोग गए नहीं, बट फिलहाल मोटा मोटा 2 प्रोजेक्ट है अभी कंप्लीशन के स्टेज पे है। अभी हैंडओवर अभी हुआ नहीं। खासतौर पे जो ये पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग है जो डीएम जो उसका दफ्तर में है, और दूसरा जो एक कन्वेंशन सेंटर है। ये दोनों चीज़ इन लोग फिलहाल मार्च तक कंप्लीट करने के लिए था। थोड़ा काम धीमे चल रहा था। हमने स्थलीय निरीक्षण के लिए भी एक डेट फिक्स किया है, उसको तेजी ला रहे हैं। रुकेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर विश्वविद्यालय के समीप बरसायतपुर से जाने वाले मार्ग जो अत्यंत खराब अवस्था में है, वहां जल निकासी नाला सहित अतिशीघ्र सड़क बनवाने के लिए कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने स्थानीय नागरिकों, कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद मीणा, अधिशासी अभियंता अभियंत्रण विभाग नगर निगम और आर.के. सिंह और जलकल जूनियर इंजीनियर सुशील मौर्य के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर अतिशीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कानपुर यूनिवर्सिटी के बगल में बरसायतपुर जाने वाला मार्ग कई महीनों से खराब पड़ा है। यहां से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं। तमाम लोग इस सड़क की बदहाली के कारण गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रवासियों की शिकायत पर आज विधायक नीलिमा कटियार ने सड़क का निरीक्षण कर जल्द से जल्द साफ सफाई के बाद सड़क बनवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक नीलिमा कटियार ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर नगर निगम द्वारा इस सड़क की सफाई की जाएगी, जिसके बाद मेट्रो इस सड़क को तुरंत बनवाएगा।
ये बरसाइतपुर मुख्य मार्ग है और इसका निरीक्षण माननीय विधायिका जी ने किया है और इस सड़क का निर्माण मेट्रो द्वारा किया जाना है। नगर निगम के पार्ट से कुछ उनको एक समस्याएं थी, उन समस्याओं को एक हफ्ते में दूर कर दिया जाएगा और उसके बाद मेट्रो इसका निर्माण शुरू होगा। मैम आज किस सड़क का निरीक्षण किया है? ये हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और बहुत जीटी रोड से हमारी बहुत बड़ी रिहाइश जो बीच से गुजर रही है। यहाँ विद्यालय है हमारा जिज्ञासु और आगे जो मल्टी स्टोरीज हैं सारे, मतलब बड़ी रिहाइश को ये कनेक्ट करती हुई रोड है। लंबे अरसे से खराब थी, लगातार हम मेट्रो में बात कर रहे थे तो लगातार वो और विभागों के ऊपर अपनी बात डाल रहे थे। आज यहाँ पर जल निगम के एक्सचेंज भी हैं, जलकल भी है और मेट्रो के भी जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट वो भी हैं। तो ये सब तीनों लोगों के साथ यहाँ आना हुआ था और यहाँ समस्या एक्चुअली क्या और किस लिए ये सड़क नहीं बन रही है ये सबके साथ मिलकर के तय हुआ है। इन्होंने कहा है कि आने वाले 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर ये पूरी सफाई हो जाएगी और उस सफाई के बाद तुरंत ये मेट्रो सड़क बनाना शुरू कर देगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर शहरवासियों को अब गर्मी से बेहतर जल आपूर्ति मिलने वाली है। आपको बता दें, जलकल विभाग ने 25 करोड़ रुपए की लागत से शहर के खराब नलकूपों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पाइपलाइन लीकेज सुधारने और नलकूपों की स्थापना भी की जाएगी। इससे शहर के लाखों लोगों को जलापूर्ति की सुविधा बेहतर होगी। इन कार्यों के तहत किदवई नगर, जूही, कला, विश्व बैंक और बर्रा जैसे इलाकों में पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाएगा। ये 15वीं वित्त आयोग की अभी महापौर जी जो हैं हमारी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें समिति द्वारा 25 करोड़ रुपए जो है जलकल विभाग जो काम थे उनके द्वारा जो हमारी जो लिस्ट थी उस पर अप्रूवल मिला है। तो उसमें मुख्यतः जो है जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पे कुछ नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसी क्रम में 5 जो है जो नलकूप जिनका स्राव कम हो गया था उसको रिबोर करने का प्रस्ताव और 2 जो है नग जो है आपकी मिनी नलकूप के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन मंदाकिनी नक्षत्र लॉन साकेत नगर में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर और विकसित भारत की सोच को साकार रूप देना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के सलाहकार श्री R.K. अग्रवाल ने किया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री गौरव गुप्ता भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति उनकी रही, वो शामिल रहे। मैनेजर ग्वालटोली ब्रांच कानपुर, और आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये सभी जो हमारे कस्टमर हैं पूरे कानपुर में उनको जागरूक करने के लिए कि बिजनेस जो भी इंटरेस्टेड हैं बिजनेस लोन लेने के लिए, अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए, उसमें बैंक कैसे सहयोग कर सकती है और कैसे जैसे ही एमएसएमई का विकास होगा वैसे ही देश का विकास होगा। और हमारे उसमें मुख्यमंत्री जी का जो अभी आया है नया स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उस पर भी काफ़ी फोकस है जिसमें 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री, जिसमें जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देगी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे जनरल मैनेजर गौरव गुप्ता साहब भी आए हैं हेड ऑफिस से। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए किया है। एमएसएमई सेक्टर आजकल एक प्राइम सेक्टर है जिसको किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ये जानने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक आपकी बात है सीएम युवा के बारे में, इसमें भी हमारा पूरा फोकस है और जितनी भी लीड्स जनरेट हो रही हैं हम उसको एज क्विकली एज पॉसिबल डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। HBTU कानपुर में शॉर्ट अटेंडेंस के चलते सैकड़ों छात्र छात्राओं ने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अटेंडेंस में मनमानी कर रहा है और शॉर्ट अटेंडेंस का बहाना बनाकर उन्हें परीक्षा देने से रोक रहा है। आज HBTU छात्रों के लिए तुगलकी एक फरमान निकाला जाता है और तुगलकी फरमान यह निकाला जाता है कि 75% अटेंडेंस रहेगा तब तो पेपर देने दिया जाएगा। एकाएक जबकि ये मिड सेम पेपर दे चुके हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे इनकी अटेंडेंस चढ़ती नहीं है कि कोई उसका प्रूफ हो। एक मास्टर आते हैं, शिक्षक आते हैं, एक पेपर लेके सारा पन्ना लेके आते हैं और उस पर अटेंडेंस चढ़ाते हैं।
उससे और कई ऐसे छात्र हैं जो कि विश्वविद्यालय आए नहीं, क्लास में जाते नहीं और उनका 95% अटेंडेंस है। हम ये इतना चाहते हैं कि हम लोगों को पेपर देने को मिले, क्योंकि हम बात तो इतने की नहीं है कि हम लोग 100 लोग 200 लोगों की बात नहीं, बात है 2,500 लोगों की। 2,500 लोगों का बच्चा पेपर नहीं देगा तो आप तो समझते हैं भविष्य क्या होगा हमारा। और कि कोई पहली, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे नहीं लिया जाता कि पेपर के 4 दिन पहले आपने एक्शन ले लिया और डिमांड कर दिया। आपको अगर करना था तो 1 महीने पहले कम से कम बताते, जिससे एक बार मौका मिलता बच्चों को और हम लोग अपनी अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां रक्त दान करने से किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान करने के साथ ही रक्त का समय पर मरीज के पास पहुंचना भी जरूरी होता है। कई बार देर होने पर स्थिति गंभीर होने पर मरीज की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब रक्तदान करने के इच्छुक लोगों को ब्लड बैंक तक जाने की जरूरत नहीं होगी। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की ब्लड मोबाइल वैन चलकर संबंधित बताए स्थान पर पहुंचेगी। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन वैन करीब 10 साल से करीब खराब पड़ी है। वैन खराब होने पर तब से लेकर अब तक कॉलेज प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वह रखे रखे कंडम हो गई। तब से जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के पास ब्लड डोनेशन वैन की सुविधा नहीं है। डॉक्टरों की टीम कैंप में जाकर रक्तदान करने को इच्छुक व्यक्तियों का रक्त संग्रह करती है, लेकिन अब इच्छुक व्यक्ति किसी भी जगह पर रक्तदान कर सकेंगे। इसके लिए जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में ब्लड मोबाइल वैन मुंबई से मंगवाई गई है। ये मोबाइल वैन इंटॉस फाउंडेशन ने जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराई। इसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। दी गई थी, उसको काफ़ी समय हो गया, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और ख़राब हो चुकी थी। तो अक्सर हम लोग को ब्लड कलेक्शन करने के लिए जो हमारे पास वैन नहीं होती थी, तो और कई बार हमको मंगवानी पड़ती थी, तो इसकी वजह से हमें जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होती थी। तो उसके लिए जो इंटास फार्मा है, उन्होंने हमें एक बहुत अत्याधुनिक वैन और काफ़ी बड़ी वैन है, इसमें एक बार में 3 लोगों का हम ब्लड ले सकते हैं और इसमें सारी प्रकार की सुविधाएँ हैं, फुली एयर कंडीशनड है और इसमें वेइंग मशीन, टीवी कैमरा इत्यादि सारी सुविधाओं से लैस है, जितने भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए चाहिए होती हैं, तो सारी मशीन्स हैं। तो इससे हमें फ़ायदा हो कि हम लोग दूर दराज इलाकों में जाकर भी डोनेशंस करवा सकते हैं, पर डे कई सारे कलेक्शन कर सकते हैं। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर औरैया से है, जहां डीएम औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी औरैया अभिजीत आर शंकर ने सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिहोली के पास हाईवे पर हुए सड़क दुर्घटना के घटनास्थल पर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने घायल व्यक्तियों का चिचौली स्थित जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जाना। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों से वार्ता कर घायल व्यक्तियों के बेहतर उपचार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रोडवेज बस व ट्रक की भिड़ंत हुई। 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हाथरस से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह सीएससी सासनी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और वो आईसी व हॉस्पिटल स्टाफ से जानकारी ली व फाइलों को देखा। उन्होंने कर्मियों को सुधरने, आपको बता दें, जो कमियां हैं उसको सुधारने, साफ सफाई और कंप्यूटर डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शासनी का रूटीन निरीक्षण किया है। साफ सफाई, परिवार कल्याण और आयुष्मान भारत के लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में कल तक सारा डेटा अपडेट करना है। ओपीडी, इमरजेंसी और महिला वार्ड में व्यवस्थाओं को देखा। ज़्यादातर चीज़ें मौके पर सही मिली है। कंप्यूटर और रजिस्टर चेक किए गए हैं। इनमें डाटा को अद्यतन करने के निर्देश चिकित्सा प्रभारी व अन्य स्टाफ को दिया गया है। अमरोहा के प्रतिभाशाली कलाकार जोएब खान ने अपनी कला के जरिए भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। उन्होंने एक अनूठी कलाकृति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी को कोयले से दीवार पर उकेरा है। जोएब ने बताया कि यह कलाकृति प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के अवसर पर बनाई गई है।
मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित दीवार पर कोयले से चित्र बनाता हूं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा पर हैं, उस संबंध में मैंने उनका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप का एक चित्र बनाया है और उस चित्र के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की है कि जिस तरह पुराने वक्त में अमेरिका से भारत के संबंध रहे हैं, उसी तरह आगे भी व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भारत के संबंध अमेरिका से मजबूत रहें और ये दोनों देश आपस में मिलकर उन्नति और प्रगति। अगली खबर कन्नौज से, जहां इत्र व्यापारियों के यहां आईटी की छापेमारी के मामले में उद्यमी के घर मंगाई नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। एसबीआई की टीम मशीन लेकर चंद्रवली एंड सन्स के घर पहुंची है। घर में करोड़ों रुपए निकलने की चर्चा है। कन्नौज के बड़े उद्यमी चंद्रवली एंड सन्स ने बुधवार सुबह आईटी की टीम इनके संस्थान पर पहुंची थी। कंपनी के सभी हिस्सेदारों की संपत्तियों और आय के स्रोतों की जांच हो रही है। करोड़ों का टैक्स चोरी करने की आशंका के चलते छापेमारी की गई। रुक करेंगे अगली अहम खबर। कामरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र के गांव चुबका में एक मामूली विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंसा का भयावह रूप देखा जा सकता है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर कुल 10 लोगों का चालान किया है। डिडोली थाना प्रभारी हरीश वर्धन ने बताया कि सभी घायलों का मेडिकल कराकर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। पुलिस हालात पर पैनी नजर बनाए हुए और मामले में वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली प्रयागराज मार्ग के निर्माण कार्य में जल्दबाजी का असर दिखा है। रायबरेली प्रयागराज मार्ग 2 माह पूर्व बनी 4 लेन सड़क फटना शुरू हो गई है। आपको बता दें 638 करोड़ की लागत से 55 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाई गई। साथ ही कई फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभाग के द्वारा कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था। काम पूरा होने के महज 2 माह के भीतर ही सड़क का फटना शुरू हो गया है। दर्जनों जगह सड़क फट गई है। निर्माण कार्य में अनियमितता के चलते सड़क का फटना शुरू हो गया है। लखनऊ व प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर एनएचआई विभाग की तरफ से कालूवाला कंस्ट्रक्शन की तरफ से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। आपको बता दें कि 638 करोड़ रुपए से 55 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, लेकिन यह सड़क 1 महीने भी नहीं चल सकी और 1 दर्जन से अधिक जगह अब जो रोड है वो चिटकती हुई नजर आ रही हैं। इस समय मौजूद हैं लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पे, जो कि ये सड़क इलाहाबाद तक जाती है। वहाँ देखा जा रहा है कि इस 55 किलोमीटर की सड़क में 638 करोड़ रुपए ज़रूर खर्च कर दिए गए, लेकिन ये सड़क अब 1 महीने भी नहीं चल सकी है। वहीं दर दर पे देखा जा रहा है कि सड़कें चिटकना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते जो राहगीर हैं उन्हें भी अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। सोनभद्र से अगली खबर, जहां महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी लोगों की कार सोनभद्र जनपद के बभनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौटोला के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता से सहायता की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक बार फिर ये जिला सुर्खियों में है। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम की कान्हा गौशाला आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली गौशाला बन गई है, जिसके चलते मुरादाबाद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी का और जश्न का माहौल बन गया है। कान्हा गौशाला को यह आईएसओ प्रमाण पत्र आवारा और बीमार गौवंश मवेशियों को नियमित रूप से भूसा, चारा और पौष्टिक दाना आदि उपलब्ध कराने तथा गायों के लिए समय से चिकित्सा उपचार दवा देने के लिए दिया गया है। साथ ही गाय से प्राप्त उत्पादों की बिक्री
और गाय आश्रयों का बेहतर रखरखाव के लिए प्रदान की गई है। वहीं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि हमारी कान्हा गौशाला को पूरे प्रदेश में ISO प्रमाणन मिलना हमारे नगर निगम के लिए गर्व की बात है। कान्हा गौशाला को यह प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए दिया गया है। मुरादाबाद की जो नगर निगम की गौशाला है, इस पर हमने लगातार अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर जोर दिया था और इस क्रम में हमें अक्टूबर माह में मुरादाबाद नगर निगम की गौशाला पहली गौशाला बनी थी जिसे ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। इसकी सराहना प्रत्येक स्तर पर की गई थी। इसी क्रम में मुरादाबाद नगर निगम की गौशालाओं में अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास की मुहिम चलाई जा रही थी और पिछले हफ्ते गौकाष्ठ और धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि की जो मशीनें हैं उन्हें इंस्टॉल करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंडओवर किया गया है। अब वहाँ पर एक वर्किंग शेड, हमारा गोदाम और अन्य प्रकार की सुविधाएं के लिए जो कमरे चाहिए थे वो हमने बना दिए हैं। रुकेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई जिले की पिहानी कोतवाली में तैनात दारोगा अवधेश सिंह पर ग्राम प्रधान के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पिहानी कोतवाली का घेराव किया। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता पिहानी कोतवाली पहुंचे। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के वाजिद नगर के ग्राम प्रधान राजेश कुमार ने दारोगा पर आरोप लगाया कि दारोगा ने उनके साथ मारपीट की और चप्पलों से पीटा है। इस घटना की शिकायत उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच CO को सौंपी थी। जांच में CO ने ग्राम प्रधान के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन प्रधान राजेश कुमार इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए। वाजिद नगर के ग्राम प्रधान राजेश भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ पिहानी कोतवाली पहुंचे और कोतवाली का घेराव करते हुए न्याय की मांग करते नजर आए। रुक करेंगे अगली हम खबर का। आगरा में पुलिस ने एक 10 साल पुराने मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें, आरोपी दंपति को फेसबुक पर एक पोस्ट करना भारी पड़ गया। बस उसी पोस्ट के आधार पर आगरा पुलिस हरिद्वार पहुंच गई और वहां से आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 10 साल के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा किया। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का। आगरा के रहने वाले विवेक रमन अपनी पत्नी के साथ BP इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट नाम से इंस्टीट्यूट चलाते थे। इसमें पढ़ने वाले छात्रों को विदेशों में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इसके अलावा एक बैंक से साठ गांठ कर स्टूडेंट के नाम पर लोन भी लेते थे। एक स्टूडेंट ने जब इस दंपति के खिलाफ साल 2015 में केस दर्ज कराया था तो दंपति का भंडा फूट गया। इससे पहले कि वह अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर आगरा से फरार हो गए थे। SOG सर्विलांस और थाना पुलिस इस दंपति की छानबीन में जुटी थी। घोटाला करने के बाद इस दंपति ने आगरा से पूरा नाता ही खत्म कर दिया था। लेकिन 10 साल के बाद रमन ने अपने बेटे की कामयाबी के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड कर दी। सर्विलांस की टीम रमन पर नजर रखे हुए थी और फिर क्या था, सर्विलांस की टीम ने उनको धर दबोचा। अलग-अलग मुकदमे धोखाधड़ी के पंजीकृत किए गए। दोनों पर ही लगभग 25 हज़ार का इनाम था। थाना सिकंदरा पुलिस लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रही थी। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर किस तरीके से पकड़ में आए ये लोग? जिस तरीके से लगातार आरोप फरार थे, पिछले बार सारे अपने जितने भी कॉन्टैक्ट से सब खत्म कर चुके थे। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारे वांछित अभियुक्त हैं या फिर कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें हमारी डेडिकेटेड टीम थाना और सर्किल लेवल से, साथ ही सिटी सर्विलांस और SOG लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रही है। उसी क्रम में अलग अलग स्रोतों से जो भी जानकारी प्राप्त हुई, वो चाहे आप कहें डिजिटल फुटप्रिंट के हैं या फिर एक समाज से जो भी जितनी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसी क्रम में दोनों की गिरफ्तारी की गई। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में खुर्जा से बुलंदशहर जा रहे भाई हादसे का शिकार हो गए। जहां बाइक सवार बहन नैन्सी की मौके पर मौत हो गई, वहीं भाई आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार युवक को एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। नहीं करी, कंप्लेंट दर्ज नहीं करी उन्होंने।
मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर जबरन मकान कब्जाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब महिला का पति घर से बाहर गया हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी बार बार उसके घर में घुसता है और मकान पर कब्जा करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब महिला ने थाने में शिकायत की तो आरोपी ने पुलिस पर फैसला बदलने का दबाव डाला। कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, उन्होंने कह दिया कि मैं कंप्लेंट दर्ज नहीं करूंगा। और अब हमारे घर मतलब एक बार पुलिस वाले आए, घर पे आके कहने लग गए कि क्या नाम है, अपना केस वापस ले लो। जी किस लिए आई थी आज एसएसपी ऑफिस? एसएसपी ऑफिस अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आई थी। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला ये थाने में गई थी मैं, थाने में जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते पुलिस वाले। मतलब पड़ोस में गोपाली है तो वो ना मतलब अपना दमनगिरी दिखाता है, मतलब ज़्यादा ही वो करता है। तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आती है घर में, आता है, बाल पकड़ के मारता है, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। मैंने उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दर्ज करी थी।